प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा में इन दिनों वो सब सुनने को मिल रहा है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। यहाँ बाल कुंज और अपना घर की वारदातों ने हमारे समाज की एक घिनौनी तस्वीर हमारे सामने रख दी है। ऐसे में कई सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन जवाब कौन देगा? यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न, बलात्कार, मारपीट। पिछले करीब 1 महीने में मानो हरियाणा की यही तस्वीर मन में बस गई है। और ये सब उन बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने अभी जीना सीखना शुरू ही किया था। अपना घर और बालकुंज का शोर मचा तो सबको चमड़ी बचाने की सूझी। आनन फानन में उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया जो चमड़ी की तिजारत करते थे, लेकिन कहते हैं कि वहाँ उनकी मौज है। इस लेडी के इतने अच्छे कनेक्शंस हैं कि ये बहुत ही प्रोटेक्टेड जी रही है। ये बहुत अच्छे, इसको डर नहीं लगता है। इसको ये नहीं लगता कि इसको कल सजा होगी, इसको किस चीज का डर नहीं है। इतने संगीन आरोप करने वाले को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों हरियाणा सरकार दे रही है? ऐसे गंदे जो क्राइम कर रहे हैं उनके साथ आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रोजाना नए खुलासे सामने आते रहे, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन सब के सब घटिया और घिनौने। सरकार तब से जांच कर रही है, नतीजा क्या कुछ मालूम नहीं, उम्मीद भी धुंधली है। इस बीच पुलिस के मुखिया को भी मामले की याद आ ही गई। इसलिए नहीं कि अपना घर या बालकुंज में बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसमें कुछ नया तो है ही नहीं। पिछले 1 महीने से तो ये सुनने को मिल ही रहा है। इसलिए क्योंकि 1-2 दिन पहले खबर ये भी आई कि पुलिस के कुछ नुमाइंदे इसमें शामिल हो सकते हैं। बात वर्दी के दागदार होने की थी, इसलिए फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, टीम बनाई और पुलिस वालों के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। दिमाग में बहुत कुछ खटकता है। जब मामला पहले सामने आया ही था, तब इतनी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई गई? जब बच्चों का दामन दागदार हुआ, तब इतना दर्द क्यों नहीं हुआ? जब चीजें पर्दे के पीछे थी, तब सबने आंखें क्यों मूंद रखी थी? आज जब पर्दा हटा है तो सबकी आंखें खुली की खुली हैं। ऐसा कुछ सामने आया है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तस्वीर बेहद विभत्स है, इतनी विभत्स कि देखना तो दूर, हम इस बारे में शायद ही कुछ कहना सुनना पसंद करेंगे, या फिर यूं कहें कि बर्दाश्त कर सकेंगे। तो फिर सोचिए वो बचपन कितना सहमा होगा। जब हाई कोर्ट के नुमाइंदे ये कहते हैं कि मुख्य आरोपी के ऊंचे कनेक्शन हैं, तो क्या ये कहना वाजिब रहेगा कि मामले में सरकार ढील बरत रही है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि शर्मा, जो दैनिक भास्कर के साथ बतौर पत्रकार काम करते हैं, डॉक्टर शिवानी चोपड़ा, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में डीएवी कॉलेज में पढ़ाती हैं, और डॉक्टर मृदुला शर्मा, जो चंडीगढ़ के एमसीएम डीएवी कॉलेज में पढ़ाती हैं। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे उत्सव बैंस, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की उस टीम के सदस्य हैं जो हरियाणा में इन वारदातों की जांच के लिए बनाई गई है। और साथ ही बात करेंगे जगमती सांगवान से, जो महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं और आइडवा की हरियाणा इकाई की अध्यक्ष हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। रवि, तकरीबन 1 महीने बाद हम उसी विषय पे, उसी मंच पे बैठ के बात कर रहे हैं। इस 1 महीने में क्या बदला है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई है? मुझे लगता है कुछ नहीं बदला है। ये हम पिछले शो में भी हमने यही डिस्कस किया था कि जांच के नाम पर जो ढिलाई बरती जा रही है। अभी जांच कमेटी के एक सदस्य की जो हमने क्लिपिंग देखी है, उसमें भी उन्होंने इसी डर को उजागर किया है कि उस महिला के जो पकड़ी गई इस मामले में, उनके बहुत ऊंचे कनेक्शन हैं और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी संदेह को पुख्ता करना चाह रहा हूं अपनी बात के जरिए कि क्या जांच के नाम पर ढिलाई देते हुए और समय देते हुए कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज देखा जाए इस मामले में कि जो लड़कियां वहां पर उनका शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है या उनको बेचा गया है, उनका इकबालिया बयान आने के बाद भी किस जांच की जरूरत रह जाती है? क्या बलात्कार की किसी लड़की की रिपोर्ट के बाद जांच की जरूरत होती है कि सबसे पहले अपराधी को गिरफ्तार करने की जरूरत होती है? इस मामले में अगर 5 लड़कियां 10 लड़कियां ये बयान दे रही हैं कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, शोषण हुआ,
एक वालिया बयान दर्ज हो गया, तो उसके बाद किस जांच की जरूरत रह गई है? हाँ, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्सव बैंस, उन्हीं से पूछते हैं। उत्सव, आपने अपने बयान में ये कहा है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसके BBIP ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब साफ है कि रोहतक में इतने सालों से लड़कियों का बलात्कार चलता रहा, और मैं इन लड़कियों के अगर एज की बात करूं, इनकी एज 5, 6 साल, 7, 8 साल, 9 साल की है। तो इतनी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार चलता है और किसी को मालूम नहीं है। हमारा देश आज 2012 में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हर स्टेट को बोला था कि आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए। क्या हरियाणा सरकार ने उस टाइम झूठा एफिडेविट डाला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। अगर स्टेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इंप्लीमेंट किया होता और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी होती और अपना घर की इंस्पेक्शन हुई होती, तो आज ये बलात्कार ना हुए होते। जो जसवंती देवी है उसके साथ VVIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे शी इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, कोई शी इज अ वेरी बिग VVIP इन द जेल। उसकी इंटेरोगेशन तक नहीं करेगी। कर क्या रही है सरकार? जिसका धर्म है कि वो बच्चों को इंसाफ दिलाए, वो जिस दिन मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करता हूं उस दिन सारे बच्चों को हरियाणा में कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट ने उस दिन ये ऑर्डर कर दिया कि आप इन बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं। जहां पे सरकार पे ये धर्म है कि आप न्याय का पालन कीजिए, आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को माने, वहां पे सरकार एक ये ट्राई करे कि यहाँ पे एविडेंस खत्म हो जाए। और किसके लिए? एक ऐसी औरत के लिए जिसने बच्चों के साथ ऐसा हैवानियत की है, उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मैं कहता हूं कि इससे शर्मनाक बात हमारे देश में नहीं हो सकती कि जो लेडी के साथ ऐसे एलिगेशन लगे हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ जी, उत्सव, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जगमती सांगवान से। जगमती जी, ये जो मामला हमारे सामने आया है, सिर्फ एक नहीं है, कई किस्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे ही शेल्टर होम से आ रहे हैं। इसको आप आइसोलेशन में देखती हैं या ये किसी रुझान की कड़ी है? इसको समाज के साथ कैसे जोड़ के देखती हैं? जगमती जी? जी हाँ जी। जी, एक तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस पे पैनल डिस्कशन करवाया इस मुद्दे पे, क्योंकि हरियाणा के जो नागरिक हैं वो बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं और वो इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू से वाकिफ होना चाहते हैं। और हाँ जी, आप बोलते रहिए, हम आपकी आवाज सुनाई दे रही है। उनकी आवाज बंद हो गई है। इसके साथ मैं जो उत्सव में अभी रखा उससे बिल्कुल सहमत हूँ जी। उसके साथ जो उत्सव में अभी रखा मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे जो भी ये जगमती जी, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लेंगी तो आपकी आवाज हमें और हमारी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देगी। हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, इसके साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि उत्सव में जो अभी रखा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे जो भी चल रहा था अपना घर में या सुपर्णा के प्रांगण में या ससरौली के अंदर, ये सब जो चल रहा था इसको बाकायदा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसके अंदर हमारी जो नौकरशाही है उसकी पूरी मिली भगत है और यही वजह है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद उनसे आज तक हरियाणा सरकार ने वो सम्मान वापस नहीं लिए जो उनके मतलब सब तरह के कुकर्मों को उपेक्षित करते हुए उनको दिए गए थे। और इसके अलावा वो नीचे से लेकर हाईएस्ट जो हरियाणा सरकार की कमेटी है उसकी सदस्य बनाई हुई है उन्होंने, तो उन कमेटी से उनको ड्रॉप नहीं किया गया है। तो ये सारा जो आचरण है हमारी हरियाणा सरकार का और यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी का, ये दिखाता है कि इसके सूत्र जो है, ये पूरा जो कांड है इसके सूत्र बहुत अलग अलग जगहों पे जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमने मांग करी थी कि इसमें न्यायिक जांच जो है वो अति आवश्यक है ताकि सभी पहलू नागरिकों के सामने उभर के आए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह के अपराधों को रोका जा सके
और नागरिकों का जो विश्वास हिला है इस तरह की संस्थाओं से और इस तरह के अधिकारियों और राजनेताओं से, उसको भी किसी तरह से बहाली की तरफ ले जाया जा सके। हाँ जी, जगमती जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शिवानी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जागृति के ही स्टेटमेंट से शुरू करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे और सूत्र सामने आ रहे हैं क्योंकि पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट अरेस्ट होने के बाद भी प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरे सूत्र क्योंकि जुड़े हुए हैं इसलिए मामला कहीं डाइवर्ट ना हो जाए अपने मूल मुद्दे से। और जो जिन स्त्रियों के साथ ऐसा हुआ है उन्हें दूसरे अन्य आश्रय गृहों में भेजा जा रहा है, ऑर्फनेजेस में भेजा जा रहा है, उन्हें अलग किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है ताकि केस एक डायरेक्शन में आगे ना बढ़ सके। जो केसेस हैं वो मुख्य तौर पे दो बातों पे टिकते हैं, गवाहों पर और सबूतों पे, और दोनों को वहां पर खुर्द-बुर्द किए जाने की बात हो रही है। तो ये ना होने पाए, और जितने भी स्टेटमेंट्स दर्ज किए गए हैं और जितने भी इंडियन पिनल कोड के तहत जो मामले आपराधिक दर्ज किए गए हैं उन सबको एक दिशा मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कमेटी निर्धारित की हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने, और जो नेशनल कमीशन बाल आयोग अधिकार एनसीपीसीआर जो इसको देखरेख कर रहा है, वो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करे कि सर इसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी सरकार की ना हो उस तरह से, और सरकार निष्पक्ष रूप से अपना फैसला इसमें दे सके। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा में इस तरह की घटनाएं ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, ये पहली बार मीडिया में आ रही है, इनका खुलासा हो रहा है, उसकी क्रूरता बर्बरता पहली बार सामने आ रही है। इसके कारण क्या हैं? उन कारणों को पहली बार नहीं हो रही हैं और ना ही मीडिया में पहली बार आ रही हैं। मुझे लगता है कि रवि जब बोलेंगे तो इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट बात कर पाएंगे। लेकिन उस तरह से जैसे क्रूर रूप से इनको दिखाया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार हो रहा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पर, खबर के तौर पर आती थी और लोग उसे भूल जाते थे। एक लंबी कहानी के तौर पर जो उसे जारी रखा जा रहा है, और दूसरे आश्रय गृहों की जिस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, उससे मुझे लगता है कि ये एक पूरी खबर बनेगी, पुख्ता खबर बनेगी, और इस पर एक गहरी सोच तय की जा सकेगी। तब मृदुला, जैसे शिवानी ने कहा है कि अब ये एक खबर बनी है, क्योंकि अदरवाइज ऐसी बातें बहुत ज्यादा खबर भी नहीं बन पाती हैं, और लेकिन खबर बनने के बावजूद हरियाणा की सोसाइटी में जो लार्जेस्ट सेगमेंट है उसमें कहीं से ऐसी आवाज नहीं आ रही है एक मुश्त होके कि ये गलत हुआ है। तो क्या इसका सामाजिक सोच भी इसके कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती है ऐसी घटनाओं में? मुझे ये लगता है कि बेसिकली इसमें जो जेंडर बायस है वो तो एक तरह से एक्ट करता है कि लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के किस्से तो होते ही रहते हैं। उसमें दिक्कत ये है कि जिन लोगों को ऑलरेडी आवाज मिल नहीं पाई है या जो लोग ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके बारे में कोई बोलना इतना शायद मुनासिब नहीं समझता है कि उनके हकों की बात करना शायद टाइम की वेस्टेज है। इस चीज के इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जो जांच है वो तो अपना वक्त लेगी ही लेगी, पर जैसे इन्होंने कहा कि आगे की सोच भी अब हमको निर्धारित करनी है कि किस तरह से सोची जाए। उसमें मुझे एक बात जो है जो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है वो ये है कि जो लोग इस तरह की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को वो जो है मॉनेटरी हेल्प देते हैं और हर तरह की उनको फैसिलिटेशन देते हैं और वेलफेयर के नाम पे जब वो किया जाता है, तो जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए इन बातों का डिसीजन कर रहे हैं, क्या वो उस समय अपने सोशल रोल्स को भूल जाते हैं? क्या वो चाबी देके छोड़े हुए केवल लकड़ी के खिलौने हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि वो माँ भी हैं, वो बाप भी हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं इन बच्चियों को वहां पे फेस करनी पड़ सकती है? तो मुझे ये लगता है कि हर लेवल पे इस चीज को एक सोशल सेंसिटिविटी के साथ हमें चलना पड़ेगा, जहां पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और ये मॉनेटरी जो एड है वो डिसबर्स करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग ये सोच के चले कि इस तरह की जो बात है इन बच्चियों के साथ हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्जिनलाइज। मैं आपकी बात को लेकर चलता हूं। जगमती जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मृदुला ने कहा है कि ये बहुत ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है और इसकी पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं उसमें कहीं बात नहीं चलती। अगर हम देखें तो समाज में बहुत सारे जो तबके हैं, खासतौर पे जो गरीब हैं, उनको तो मार्जिनलाइज कहा ही जाता है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा मार्जिनलाइज है। इसके इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा?